अगर आप क्लास बोरा फ्लेमिंगो की किताब का अध्ययन कर रहे हैं तो आपने लॉस्ट स्प्रिंग जरूर पढ़ा होगा। यह कहानी न केवल साहित्य का हिस्सा है बल्कि हमें समाज में व्याप्त गरीबी और बाल श्रम की सच्चाई दिखाती है। आज हम विस्तार से जानेंगे साहिब और मुकेश की कहानी, कैसे उनके बचपन और सपनों को गरीबी और सामाजिक अन्याय ने चुराया। इस वीडियो में हम इसका सार और मुख्य बिंदु समझेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स और समझ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आपको लास्ट लेसन का सारांश पसंद आया। अब अनीस जंग की लॉस्ट स्प्रिंग कहानी का विस्तृत सारांश प्रस्तुत है, उसी गहराई और कहानी कहने के अंदाज में। लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑन स्टोलन चाइल्डहुड, अनीस जंग की एक मार्मिक और हृदय विदारक पुस्तक है जो उन बच्चों के जीवन का वर्णन करती है जिनसे उनका बचपन, उनकी आजादी और उनका भविष्य छीन लिया गया है। यह पुस्तक दो मुख्य कहानियों के माध्यम से भारत के गरीब और वंचित बच्चों के जीवन की कठोर सच्चाइयों को उजागर करती है। भाग 8, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कचरे में मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है। यह कहानी सीमापुरी के कचरा बीनने वाले बच्चों और उनके परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है जो दिल्ली के बाहरी इलाके में रहते हैं। अनीस जंग की मुलाकात एक छोटे लड़के साहिब ए आलम से होती है जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का स्वामी। लेकिन विडंबना यह है कि वह बिना चप्पलों के कचरे के ढेर में सोना और चांदी खोजने वाला एक गरीब लड़का है। साहिब हर सुबह लेखक के पड़ोस में कचरा बीनने आता है। लेखक उससे पूछती हैं कि वह चप्पल क्यों नहीं पहनता। साहिब कहता है कि उसकी माँ ने उसे नीचे अलमारी से नहीं उतारा। लेकिन लेखक जानती है कि यह बहाना है और असली कारण गरीबी है। एक लड़का कहता है कि उसकी माँ ने उसे नहीं दिया क्योंकि वह चाहता है कि वे उसकी नसों को काट दें। यह दिखाता है कि चप्पलें सिर्फ एक भौतिक चीज नहीं है बल्कि यह उनकी पहुंच से बाहर की एक लग्जरी है। लेखक को याद आता है एक और आदमी जिसने उनसे एक बार अपनी चप्पलें देने के लिए कहा था और फिर एक अन्य व्यक्ति जिसने कहा था कि वह चप्पलें खरीद लेगा। लेखक साहिब और उसके दोस्तों के बारे में जानती है कि वे सभी बिना चप्पलों के हैं। वे कचरे के ढेर में सोना ढूंढते हैं, कभी 1 रुपया, कभी 10 रुपये का नोट। उनके लिए कचरा सिर्फ कचरा नहीं है, यह फाइन आर्ट है। यह उनके दैनिक अस्तित्व का साधन है और कभी कभी उन्हें उम्मीद की एक किरण भी मिलती है। साहिब बांग्लादेश से आया है। ढाका में उसके गांव को तूफान ने तबाह कर दिया था और उनके खेत और घर बह गए थे, इसीलिए वे यहाँ आ गए। लेखक पूछती है कि वह स्कूल क्यों नहीं जाता। साहिब कहता है कि यहाँ कोई स्कूल नहीं है। जब लेखक मजाक में कहती है कि अगर वह स्कूल खोले तो क्या वह आएगा, साहिब हाँ कहता है और कुछ दिनों बाद लेखक से पूछता है कि क्या स्कूल तैयार हो गया। लेखक को अपनी आधी अधूरी प्रतिज्ञा पर शर्मिंदगी महसूस होती है। लगभग 10,000 कचरा बीनने वाले सीमापुरी में रहते हैं जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। वे बिना पहचान पत्र या परमिट के रहते हैं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड हैं जो उन्हें वोट देने और अनाज खरीदने में मदद करते हैं। उनके लिए पेट भरना छत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीमापुरी में कचरा बीनना उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। उनके लिए कचरा सोना है जिसे वे अपने अस्तित्व के लिए बेचते हैं। यह बच्चों के लिए एक अलग दुनिया है जहां यह एक अद्भुत चीज है, जबकि बड़ों के लिए यह सिर्फ जीवित रहने का एक साधन है। एक दिन लेखक साहिब को टेनिस कोर्ट के बाहर खड़ा देखती है जहां वह 2 अमीरों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था। उसे खेल पसंद है लेकिन वह कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता। वह कहता है कि वह अंदर से स्विंग कर सकता है जब कोई नहीं होता। वह अब एक चाय की दुकान पर काम करता है जहां उसे 800 रुपए प्रति माह मिलते हैं और सभी भोजन मिलता है। लेकिन लेखक देखती है कि उसने अपनी आजादी खो दी है। कचरा बीनने वाला होने के नाते वह अपना खुद का मालिक था, भले ही वह गरीब था। अब वह किसी और के लिए काम करता है और उसके चेहरे पर वह बेफिक्री नहीं है जो कचरा बीनते समय थी। यह कहानी फैरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले मुकेश के इर्द गिर्द घूमती है। फैरोजाबाद अपने कांच उद्योग के लिए मशहूर है, जहां भारत के सभी चूड़ियां बनाई जाती हैं। मुकेश इस विरासत को तोड़ना चाहता है। वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और अपनी खुद की कार चलाना चाहता है। मुकेश के परिवार में पुरुषों और महिलाओं ने पीढ़ियों से चूड़ियां बनाने का काम किया है। वे चूड़ियों को रंगीन करने, उन्हें जोड़ने और चमकाने का काम करते हैं। वे अंधेरे, बिना रोशनी वाले कमरों में आग की भट्टी के पास काम करते हैं।
यहाँ लगभग 20,000 बच्चे काम करते हैं, जो अवैध है क्योंकि वे बच्चे हैं। उनकी आंखें आग की रोशनी में कमजोर हो जाती हैं और अक्सर वे वयस्क होने से पहले ही अपनी रोशनी खो देते हैं। उसका घर अधूरा है, एक आधी अधूरी छत है, लेकिन मुकेश की दादी का मानना है कि यह उनका भाग्य है। उनकी जाति का भाग्य है चूड़ियां बनाना। मुकेश के दादा अंधे हो गए थे क्योंकि वे कांच की धूल के साथ काम करते थे। मुकेश का परिवार इस काम से कभी बाहर नहीं निकल पाता। गरीबी उन्हें फंसा लेती है। साहूकार, बिचौलिए, पुलिस, राजनेता और कानून के रखवाले सभी उन्हें इस चक्रव्यूह में फंसाए रखते हैं। वे संगठित नहीं हो सकते क्योंकि उन्हें पुलिस द्वारा पीटा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। लेखक एक युवती से मिलती है जो मुकेश की भाभी है। वह दिन रात काम करती है, चूड़ियां बनाती है। उसकी उम्र सिर्फ 20 साल है, लेकिन वह पहले से ही बहुत बूढ़ी और थकी हुई दिखती है। लेखक देखती है कि उसने अपने पति के लिए एक पूरी चूड़ी बनाई है जिसमें सभी रंग हैं, लेकिन उसके पति ने अपनी जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं किया है, सिर्फ चूड़ी बनाने का। एक और बूढ़ी महिला जिसने अपनी जिंदगी में कभी एक पूरा भोजन नहीं खाया है, अपनी किस्मत को कोसती है। उसे लगता है कि भगवान ने उसे चूड़ी बनाने के लिए ही पैदा किया है। लेखक देखती है कि कैसे इन लोगों की आंखें आग की चमक के कारण जल्दी बुझ जाती हैं। मुकेश अपनी कार चलाने का सपना देखता है। वह लेखक को बताता है कि वह गैराज में काम करना चाहता है। लेखक पूछती है कि क्या वह हवाई जहाज उड़ाना जानता है। मुकेश मना कर देता है क्योंकि हवाई जहाज फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने उन्हें देखा है। वह कार चलाने से संतुष्ट है क्योंकि यह एक अधिक यथार्थवादी सपना है। इस कहानी में अनीस जंग इन बच्चों के खोए हुए बचपन को दिखाती है। वे बच्चे जो स्कूल जाने, खेलने और अपने सपनों को देखने की बजाय कचरा बीनने या खतरनाक चूड़ी उद्योगों में काम करने के लिए मजबूर हैं। उनके जीवन में आशा की किरण बहुत कम होती है और उन्हें गरीबी और सामाजिक अन्याय के चक्रव्यूह में फंसा दिया जाता है, जिससे वे कभी बाहर नहीं निकल पाते। लेखक इस बात पर जोर देती है कि कैसे समाज की संरचना, राजनीति और आर्थिक परिस्थितियां मिलकर इन बच्चों के बचपन को चुरा लेती हैं और उन्हें एक ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर करती है जहां सपने देखने की भी गुंजाइश नहीं होती। लॉस्ट स्प्रिंग हमें यह याद दिलाती है कि बालकों का बचपन उनकी सबसे अनमोल दौलत है और इसे छीना नहीं जाना चाहिए। अगर आप इस कहानी को समझते हैं तो न केवल आप इसका सार याद रख पाएंगे, बल्कि इसके मुख्य विषय और सामाजिक संदेश भी जान पाएंगे, जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स और इंटरव्यूज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साहिब और मुकेश की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे शिक्षा और अवसर हर बच्चे का हक होना चाहिए।